नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव 10:15 पर क्लास लेकर हाजिर आप सबके समक्ष, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में, दबाव समूह के बारे में, जनहित समूह के बारे में, भारत में निर्वाचन पद्धति कैसी है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकसभा में चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा में चुनाव कैसे होगा, विधान परिषद में चुनाव कैसे होगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है कि इलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, इलेक्शन के टाइप क्या होते हैं, दुनिया में कितने प्रकार के इलेक्शन होते हैं और भारत में इलेक्शन के कौन कौन से टाइप हैं, इलेक्शन से क्या फायदा क्या नुकसान, चुनाव चिन्हों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिएगा। पूरे कंप्लीट आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, लेकिन बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर पहली बार आए हैं तो कमेंट भी करके बताएं जरूर क्लास कैसी लगी है। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाते भैया। सेम पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन का नहीं है। भारतीय इलेक्शन कमीशन का निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं है। देखते हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सही बात है। इलेक्शन की तारीखें इलेक्शन कमीशन ही बताता है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना बिल्कुल इसी का काम है। तो जाहिर सी बात है, 3 बातें सही है तो चौथा गलत होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन बिल्कुल नहीं। चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन जनता अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार करती है। सिंपल सा आंसर था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो संविधान के इलेक्शन कमीशन भाग नंबर 15 में है, जिसका नाम है निर्वाचन, और इसमें आर्टिकल है 324 जो कि संबंधित है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। गठबंधन सरकार के बारे में, यानी कि 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं। विभिन्न स्तर पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, सामाजिक समूह का तो कोई मतलब नहीं, 2 या 2 से अधिक दल के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी है और उसने 2-3 पार्टियों को मिला के चुनाव लड़ा, तो वो गठबंधन की सरकार हो गई। 2 या 2 से अधिक दलों के आपस, जैसे आपने एनडीए सुना होगा, यूपीए सुना होगा, ये बहुत सारे गठबंधनों का समूह होता है। यूपीए, एनपीए, सब आपके। अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। दरअसल भारत में अगर आप याद करो तो एक व्यक्ति थे एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। दरअसल साल 1934 में एमएन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। एमएन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और इनके द्वारा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1925 में की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, और जितने भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में एक बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई धांधली हो जाए या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो जाए, तब ऐसे मामले में आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि कोई भी दिक्कत होगी तो आप केवल और केवल कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में या मान लीजिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, दिक्कत होती है, तो कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 कहता है। और ऐसा एक बार हुआ भी, वीवी गिरी के चुनाव में ऐसा हुआ, तब फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना केस रखना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 327 और 29 दिन में से किससे संबंधित है। मतलब अनुच्छेद जो है आपके, ये किससे संबंधित है, 327 और 329। अधिकरण बिल्कुल नहीं। अधिकरण के आर्टिकल हैं 323 ए और बी। जाति व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था का कोई मतलब है नहीं। पंचायती व्यवस्था का आर्टिकल या तो 40 है या तो 243 है। तो सही बात आपकी क्या है, सही बात आपकी हो जाएगी 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल आपका कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा आपका इलेक्शन का। पहले आपका मिलेगा यूपीएससी वाला जो है, इसके आर्टिकल आपके 323 तक मिलेंगे। फिर इसके बाद 323 ए और बी मिलेंगे ट्रिब्यूनल के लिए, और इसके बाद 323 यानी 323 का 324 मान के चलेंगे, 324 से 329 तक इलेक्शन के बारे में है, निर्वाचन के बारे में आर्टिकल है। 324 से 329, और ये भाग नंबर कौन सा है, भाग नंबर है 15। ये कौन सा भाग नंबर है, ये भाग नंबर 14 ए और ये भाग नंबर 14।
समझ में आ गई बात? आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत खो देगा। जैसे मान लीजिएगा कि इलेक्शन हुए, 100 वोट हैं और उसमें से एक आदमी ए है, एक बी, एक सी और एक डी है। एक को मान लीजिएगा वोट मिले 5, एक को वोट मिले 6, एक को वोट मिले मान लीजिएगा 19, तो आपके कितने हो गए? 6 5 11 और 11 और 19 आपके हो गए 30। इसको मान लीजिएगा वोट मिले 70। तो इनमें से किसकी जमानत जब्त होगी? तो नियम यह है, जिसके 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे उस व्यक्ति की जमानत राशि वापस नहीं होगी, अर्थात एक ही जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब क्या है? जब हम इलेक्शन के लिए नामांकन करवाने जाते हैं तो हमसे इलेक्शन कमीशन कुछ पैसे जमा कराता है, 15,000। अगर हम 6% से ज़्यादा वोट पा गए तो हमारा पैसा जो 15,000 है या जिस इलेक्शन के हिसाब से जितना पैसा है वो हमें वापस मिल जाएगा। अगर हमें कितने वोट मिल गए? 6% या उससे ज़्यादा, और चुनाव जीत गए तो कोई बात ही नहीं, पैसा तो वापस मिलना नहीं है। लेकिन अगर हम चुनाव हार गए और 6% से ज़्यादा वोट मिले हैं तो हमारा जमानत राशि हमको वापस मिल जाएगा। और जिसको नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं आपकी जमानत जब्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से संबंधित, और अभी राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। भारत में इलेक्शन कमीशन से संबंधित इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। एज इनका 65 साल तक होता है या 6 वर्ष। आर्टिकल है 324। 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपका प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, और ये आपका नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 360 वित्तीय आपात से संबंधित, और 324 आपका जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आजादी के बाद हमारा संविधान जो लागू हुआ, संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से एक दिन पहले हो जाता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने उनका नाम था SK सेन। और पहली बार जो चुनाव कराए गए लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभाओं के जो चुनाव कराए गए ये साल 1951 में शुरू हुए और 1952 फरवरी मार्च तक चलते रहे। और अप्रैल में वोटों की काउंटिंग हो गई और मई में पहली बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की 13 मई को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनमत का मतलब क्या है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है कि जनता क्या चाहती है। जनमत अगर कहीं पर हम करवा रहे हैं, जैसे रेफरेंडम नाम सुना होगा कि जनमत कराया गया, हमारा कहाँ पे सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, तो इसका मतलब क्या है? अर्थात जनता क्या चाहती है, और जनता जो चाहती है वही जनमत संग्रह होता है। यानी कि बहुमत की राय को क्या बोला जाता है? जनमत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जहां परिसीमन अधिनियम के तहत मतदान कराया गया था? वो कर्नाटक था, जहां पर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के तहत कराया गया था। और ये जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग DE भी होना चाहिए था, डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन के तहत, और इसका जो आर्टिकल 82 है डिलिमिटेशन कमीशन का, परिसीमन आयोग का, और इसका अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, वो इसका अध्यक्ष बनेगा। अन्य सदस्यों में हाईकोर्ट से भी कुछ लोग आ जाते हैं, और आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ और सदस्य, इलेक्शन कमीशन के भी सदस्य इसमें रहते हैं जब बनाया जाता है। इसका काम क्या है? इस क्षेत्र में हम कितने चुनाव कराएंगे, कितने विधायक, कितने सांसद होंगे, किसके क्षेत्र कितनी दूर तक वोटर आएंगे, तो उसके क्षेत्र को डिसाइड करने के लिए कि तुम्हारा वोटिंग इस वाले विधानमंडल में जाएगा, तुम्हारा इस वाले विधानमंडल में जाएगा, इसलिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार, राज्य की बात है तो हाई कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। राज्य के लिए अगर कोई दिक्कत आती है इलेक्शन में तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र या पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफायती होती है। इस पद्धति में गोल माल करना संभव नहीं होता। इसमें विधानमंडल में स्थित बहुमत प्राप्त होता है। उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना पड़ता है। इसमें विधानमंडल में स्थित बहुमत प्राप्त हो जाता है जब एक सदस्यीय निर्वाचन होता है। दबाव समूह के बारे में बात करें, दबाव समूह या हित समूह, ये भारत जैसे आपका एटक व्यापारी संगठन है, जैसे आपका
फिक्की जो चैम्बर्स ग्रुप है आपका, और जैसे आपका एसोचैम है, जैसे आपका क्या बोलते हैं आरएसएस है, जैसे आपका कोई भी संगठन जो बाहर बने होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बना के रखते हैं कि हमारी बातों को माना जाए, वक्फ बोर्ड वगैरह जैसे होते हैं, वो सभी दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना नहीं होता है। ये कभी चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है। दबाव समूह को हित समूह भी कहा जाता है और ये कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ते। और क्वेश्चन भी कह रहा है क्या सही नहीं है, तो दबाव समूह बस सरकार की पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बाहर से कि भाई ऐसा कानून बनाओ, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। प्रभावक समूह को ही क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। और ये प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है। ये बात एमएच फाइनर ने कही थी कि वैसे तो लोकसभा राज्यसभा होते हैं, बट तीसरा सदन ये लोग होते हैं, सदन के अंदर नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी बातों को मानना पड़ता है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, ये तो आपको पता ही है। वोटिंग का राइट कैसा है, वोटिंग का राइट आपका राजनीतिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में एज बताई गई कि भाई 18 साल की उम्र तक का व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, आम चुनाव यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। लोकसभा का चुनाव प्रादेशिक मतलब एक प्रदेश में बता दिया कि भाई तुम्हारे पास 80 लोकसभा की सीटें हैं, अब इन्हीं 80 को तुम अपने हिसाब से बांट लो, जिसमें जिसमें तुमको जिस जिस क्षेत्र में करना है। किसी को 14 सीट दी गई तो भाई आपके राज्य में 14 सांसद बनेंगे, अब उन 14 सांसदों को अलग अलग क्षेत्र बांट दीजिए, दूसरे बोलते प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक वाली की बात करें तो आपके राज्यसभा में यूज होता है। और यहाँ आम चुनाव कह रहा है, आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। यही निर्वाचन आयोग का काम भी है, मतदाता सूची तैयार करना, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी है कमेंट कीजिएगा, आंसर करते रहिएगा, और दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी चौक। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 ही किलोमीटर में आपका आ जाए, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और हमारे देश में चुनाव जनसंख्या के आधार पर होते हैं। वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती, जिसके अंतर्गत विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि बहुत सारे दल होते हैं। तो यहां पर जब बहुत सारे दल होते हैं उसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम बोलते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल नंबर 324। मुख्य निर्वाचन आयोग की बाकी 2 आयुक्त और अभी हैं, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति कर। भारत का पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, एसके सेन। नागरिक कितने वर्ष में वोटिंग कर सकते हैं, 18 साल। 21 साल थी वोटिंग की उम्र, 21 साल थी। और इसे जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 के एक्ट के तहत 89 में 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। तो अभी फिलहाल 18 साल का व्यक्ति वोटिंग करता है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, एक दल मतलब जहां पर एक ही दल के लोग 2 लोग खड़े होंगे, उनमें से किसी एक को आप चुन लीजिएगा वोटिंग के लिए, वो है चाइना। भारत में बहुदलीय प्रणाली, हर दल का अपने व्यक्ति खड़ा होता है वोटिंग में, लेकिन चाइना में क्या है, एक ही पार्टी है, पीपुल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करके है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उसी के 2-3 सदस्य जिनको खड़े हैं वही लोग खड़े होंगे और उन्हीं को में से चुना जाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। बिल्कुल सही बात है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। यही गलत है, बाकी के सब सही होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है, राजनीतिक दल को मान्यता भी यही देता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी यही आवंटित करता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं, तृणमूल कांग्रेस नहीं, बाकी बीएसपी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, आईएनसी इसको बोलते हैं। निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुरक्षित होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, बहुसंख्यक शासन, सरकार की स्थिरता, सामान्य राजनीतिक चिंता, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। दरअसल बहुसंख्यक शासन होता है तब वहां पे आनुपातिक लगाया जाता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख है, तो भाग नंबर 15 निर्वाचन में। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। हाथी, असम में भी है, सिक्किम में भी है और बीएसपी का भी है। 2 वहां की लोकल पार्टी, उनका भी चुनाव चिन्ह हाथी है और बाकी का भी चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी, बीएसपी का। मतलब एक ही चुनाव चिन्ह 3 के पास है। डाक मतदान को क्या कहा जाता है, इसे परोक्ष मतदान भी कहा जाता है। जैसे आप
जा नहीं सकते वोटिंग करने, सरकारी कर्मचारी हैं, ड्यूटी लगी हुई है, तो वोट का तो आपको अधिकार है, तो आप अपना वोट जो है स्पीड पोस्ट से, डाक के माध्यम से भेज सकते। राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 243 के, ये आपका वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। वे 30 क्वेश्चन आपके हो गए और मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो पसंद आया है तो जरूर देख लीजिएगा। देखो 15 मिनट में मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए 30, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, बेहतर थे, खूबसूरत थे। फिर मिलूंगा एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।